नमस्कार, आप देख रहे हैं चर्चा द ट्रुथ। मैं हूं नेहा शुक्ला। जस्ट टीवी के दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। चर्चा द ट्रुथ, इस हफ्ते हम उस सच को समझने की कोशिश करेंगे जो बिहार में एक चर्चा का विषय बना हुआ है। बिहार के छात्र आंदोलन कर रहे हैं कि उनकी परीक्षा, जो बीपीएससी की परीक्षा हुई है, उसमें गड़बड़ी हुई है, पेपर लीक हुआ है, इसलिए सभी केंद्रों पे जो परीक्षा कराई गई थी उसको रद्द किया जाए। लेकिन बीपीएससी का कहना है और इसके पीछे सरकार का भी कहना है कि सिर्फ एक केंद्र में गड़बड़ी हुई, इसलिए पूरी की पूरी परीक्षा रद्द करने का कोई औचित्य नहीं है, कोई तुक नहीं है। लेकिन छात्र लगातार आंदोलन पे डटे हुए हैं और इसी बीच छात्रों के साथ पुलिस ने जो बर्बरता दिखाई है उसकी चारों तरफ से आलोचना हो रही है। लेकिन सीएम नीतीश लगातार चुप खामोश हैं। और सबसे बड़ा प्रश्न ये भी है कि खुद छात्र आंदोलन से निकले मुख्यमंत्री नीतीश की सरकार, ऐसा लग रहा है कि छात्रों के साथ इतनी बर्बर क्यों दिख रही है। हमारे साथ आज के जो खास अतिथि जुड़ चुके हैं, ये उनका स्वागत कर लेते हैं। हमारे साथ अनुपम जी जुड़ चुके हैं, जो कि युवा हल्ला बोल जैसे एक छात्र आंदोलन, एक अभियान की शुरुआत की उन्होंने बिहार की धरती से ही, और अब वो कांग्रेस के साथ जुड़ चुके हैं। अनुपम जी, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं आपका चर्चा द ट्रुथ में। और सबसे पहले तो मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ कि जिस धरती से आपने युवा हल्ला बोल जैसे अभियान की शुरुआत की, जगह जगह गए, युवाओं से मिले, युवाओं की तकलीफों, उनकी चुनौतियों, उनकी परेशानियों को समझा और उसको एक बड़ा जन समर्थन भी मिला। इस वक्त जो पटना में छात्र आंदोलन कर रहे हैं, उनकी इस स्थिति पर आपकी क्या समीक्षा है, आपका क्या विश्लेषण है? क्या छात्र ये जो आंदोलन कर रहे थे, गर्दनी बाग में लगातार डटे हुए हैं, ये इतनी बड़ी मांग है कि नीतीश सरकार के लिए इसे पूरा कर पाना या फिर इस पर विचार करने की बात भी करना बड़ा मुश्किल है, बहुत चुनौती भरा? धन्यवाद नेहा जी। देखिए, एक मायने में बहुत बड़ी मांग है और एक मायने में बहुत छोटी सी मांग। अगर हम सही ढंग से समझने की कोशिश करें तो बड़ी छोटी सी बात है। लाखों अभ्यर्थी हैं जो कह रहे हैं कि हम निष्पक्ष और समयबद्ध ढंग से हमने जो मेहनत किया है, हमारा जो ड्यू है वो हमें मिलना चाहिए, और आप हमें हमारा एग्जामिनेशन दीजिए और हम बीपीएससी की परीक्षा को क्वालिफाई करेंगे। उसके लिए जो एक बड़े परीक्षा केंद्र में जो गड़बड़ी हुई है, जिसका असर कई और परीक्षा केंद्रों पे पड़ा है, अलग अलग कई सेंटर से और भी शिकायतें आ रही हैं, इन सब को देखते हुए अभ्यर्थी जो है वो मांग कर रहे हैं कि बीपीएससी की परीक्षा को पूर्णतः रद्द करके, सभी सेंटर्स पे रद्द करके दोबारा री एग्जाम करवाया जाए। जी। सरकार ये कह रही है कि वो सिर्फ एक एग्जामिनेशन सेंटर पे एग्जाम को रद्द करेगी, जो कि पटना का बापू परीक्षा केंद्र है। देखिए, इस परीक्षा केंद्र को समझिए क्या है। ये कोई नॉर्मल एग्जामिनेशन सेंटर नहीं है। इसको एशिया का सबसे बड़ा एग्जामिनेशन सेंटर माना जाता है। इसकी जो कैपेसिटी है वो लगभग 18,000 है। एक एग्जामिनेशन सेंटर पे लगभग 18,000 अभ्यर्थी एग्जाम दे सकते हैं एक समय में साथ जी। और जितने आवेदन आए थे उस हिसाब से लगभग 12,000 एप्लीकेंट्स थे जो सिर्फ बापू परीक्षा केंद्र में परीक्षा दे रहे थे जी। सरकार का ये कहना है कि सिर्फ उस एग्जाम सेंटर में जिन लोगों ने एग्जाम दिया है उनको री एग्जाम करवाया जाएगा, बाकी कहीं पे कोई असर नहीं पड़ेगा। अब इसको देखिए, अगर तरीके से हमें समझना हो तो बीपीएससी का जब नोटिफिकेशन आया था, अगले साल चुनाव होने वाला है, अगले साल हम लगभग एंटर कर ही चुके हैं समझिए, तो चुनाव होने वाला है इसी साल, और चुनाव से ठीक पहले बड़ी भर्ती निकाली गई। बिहार के एक बड़े वर्ग को, खासतौर पे युवाओं को ये लगता है कि चुनाव से ठीक पहले इतनी बड़ी भर्ती निकाली गई है जिसके जरिए डीएसपी, एसडीओ के पोस्ट पे रिक्रूटमेंट होगा, तो इसमें बहुत बड़े लेवल पे खेल और करप्शन होगा। जिस तरह का सबका एक्सपीरियंस रहा है रिक्रूटमेंट एग्जाम्स को लेकर, उसके आधार पर लोगों का ये मानना है जी। तो करप्शन कैसे होता है? मतलब कि जो सत्ता में कुछ लोग बैठे हुए हैं, जो माफिया है, जिनका नियंत्रण है इस पूरे सिस्टम पे, वो अपने लोगों को उन पदों पे चयनित करवा देंगे जिन पर आमतौर पे किसी मेहनती गरीब छात्र का चयन होना चाहिए था। मतलब डीएसपी, एसपी, जो इंपॉर्टेंट पोस्ट है एडमिनिस्ट्रेशन में, उन पर। ये कैसे होगा? तो एक नॉर्मलाइजेशन नाम की एक प्रक्रिया है जो परीक्षाओं में लगाई जाती है। नॉर्मलाइजेशन कब लगाया जाता है समझिए। मान लीजिए कि किसी एक एग्जाम के लिए कई अलग अलग सेट ऑफ क्वेश्चन पेपर्स तैयार हो जाए अगर जी,
तो एक एप्लीकेंट कह सकता है कि भाई हमको जो पेपर आया था वो बड़ा टफ था, तुमको आसान आया था, तुमने जिस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व किया है वो तो आसान था, मेरा टफ था। तो ये एक सब्जेक्टिव एनालिसिस है। किसी को उसका अपना क्वेश्चन पेपर कठिन लग सकता है, किसी को उसका क्वेश्चन पेपर आसान लग सकता है जी। लेकिन क्योंकि अलग अलग तरह के क्वेश्चन पेपर्स पे हमको अगर मूल्यांकन करना है छात्रों का एक ही परीक्षा के लिए, तो कोई ना कोई ऐसा सिस्टम होना चाहिए जिससे कि इस सब्जेक्टिविटी को दूर किया जा सके जी। इसको दूर करने के लिए जिस प्रक्रिया का इस्तेमाल होता है उसको कहते हैं नॉर्मलाइजेशन जी। आप समझिए, आप कई दर्शक होंगे जो क्रिकेट प्रेमी होंगे और सब जानते होंगे कि क्रिकेट में एक डकवर्थ लुईस का नियम होता है जी। वो फॉर्मूला है। डकवर्थ लुईस का फॉर्मूला आज तक किसी क्रिकेट के प्रशंसक को समझ में नहीं आया। किसी को समझ में आया हो तो आपको बता दे, वो आपके टीवी प्रोग्राम में फोन करके बता दे कि डकवर्थ लुईस कैसे लगता है किसी मैच में, वो हमने समझ लिया जी। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह डकवर्थ लुईस आज तक किसी को समझ में नहीं आया है, उसी तरह नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया भी जो है वो छात्रों को, एग्जाम के कैंडिडेट्स को समझ नहीं आता जी। ये बहुत ही ओपेक प्रोसेस है जिसमें ट्रांसपेरेंसी की बहुत कमी है, पारदर्शिता नहीं है, जवाबदेही नहीं है। और नॉर्मलाइजेशन लगाने का नतीजा ये होता है कि आखिर में आयोग ये कह देता है कि इन कैंडिडेट्स को हमने 5 मार्क्स ज्यादा दिए, इसको 10 मार्क्स बढ़ा दिए, इसको 8 मार्क्स बढ़ा दिए, किसी के 4 मार्क्स कम कर लिए, किसी के 5 मार्क्स कम कर लिए। तो कैंडिडेट को लगता है कि भाई मेरे साथ अन्याय हो गया, क्योंकि उसको जब जस्टिफिकेशन नहीं मिलता है ना उस नंबर के घटने बढ़ने का, तो उसको लगता है अन्याय हुआ। ये हमारा ये मानना है कि जब भी किसी भर्ती में सही में सेटिंग करना हो सत्ता में बैठे लोगों को, तो वो चाहते हैं कि नॉर्मलाइजेशन जैसी प्रक्रिया रहे, ताकि ये पता ही ना चले कि क्या क्या खेल पीछे हो गया। तो देखिए, जो पूरा असंतोष है उसका मुख्य कारण ये है कि नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया नहीं होनी चाहिए, ऐसा सारे यंगस्टर्स कह रहे हैं। अब शुरू में इसको लेकर प्रोटेस्ट हुआ, आपको ध्यान होगा 1 महीने पहले भी बीपीएससी को लेकर प्रोटेस्ट हुआ था जी। वो प्रोटेस्ट सीधे तौर पे नॉर्मलाइजेशन के खिलाफ था। ये कहा जा रहा था कि बीपीएससी इस परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन लागू ना करे जी। उन प्रदर्शनों के दबाव में आयोग ने यह आश्वासन दिया, लिखित आश्वासन, कि हम नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया नहीं लागू करेंगे जी। तब जाके वो प्रोटेस्ट बंद हुए। उसके बाद 13 दिसंबर को परीक्षा हुई। 13 दिसंबर को जब परीक्षा हुई उस दिन कई जगहों से धांधली की, गड़बड़ी की शिकायतें आई। जिस दिन पटना के डीएम ने किसी कैंडिडेट को उछल कूद के एक थप्पड़ जड़ दिया था, खूब आपने देखा होगा, वायरल वीडियो हुआ था जी। बिल्कुल। तो जब वो 13 दिसंबर के बाद की बात आई, तो फिर सरकार कह रही है, कैंडिडेट्स ये कह रहे हैं कि आप सबके लिए समान परीक्षा लीजिए, सबको समान प्रश्न पत्र दीजिए, सारी परीक्षाएं एक साथ लीजिए जी। सरकार ये कह रही है, आयोग ये कह रहा है कि हम सिर्फ बापू परीक्षा केंद्र पे जो 12,000 के लगभग कैंडिडेट्स थे उनके लिए दोबारा री एग्जाम लेंगे। इसका मतलब क्या हुआ नेहा जी, समझिए। इसका मतलब ये हुआ कि फिर से अब जब दोबारा परीक्षा सिर्फ एक एग्जामिनेशन सेंटर पे होगा तो सेम क्वेश्चन पेपर तो नहीं होगा जो 13 दिसंबर को था जी। ऐसा तो नहीं हो सकता 13 दिसंबर को जो क्वेश्चन पेपर आया वही क्वेश्चन पेपर अब दे दिया जाएगा। अब एक नया क्वेश्चन पेपर होगा। जैसे ही नया क्वेश्चन पेपर होगा तो नॉर्मलाइजेशन फिर से लगाना पड़ेगा। देखिए, तकनीकी रूप से आयोग के लोग अलग अलग तरह के टर्म्स देकर गुमराह करने की कोशिश करेंगे, मीडिया वाले लोगों को, आप लोगों को कहेंगे हम नॉर्मलाइजेशन नहीं कर रहे हैं, हम स्केलिंग कर रहे हैं। ज्यादा फर्क नहीं होता, टेक्निकली सेम चीज है, स्केलिंग और नॉर्मलाइजेशन। तो अब क्योंकि अलग एक परीक्षा केंद्र पर होगा तो फिर से नॉर्मलाइजेशन होगा और फिर से ये शंका अभ्यर्थियों में कि आप इस परीक्षा में कुछ गड़बड़ी कर रहे हैं, पैसे के दम पे, पावर के दम पे लोगों को नौकरी दी जा रही है, ईमानदार गरीब मेहनतकश जो युवा हैं उनको उनके साथ अन्याय हो रहा है, इस बात की पुष्टि हो रही है। इसीलिए इतना ज्यादा आक्रोश है, इसीलिए इतना ज्यादा असंतोष है। ज्यादातर लोग, ज्यादातर पॉलिटिकल लीडर्स, मीडिया के भी बहुत सारे लोग इस बात को नहीं समझ रहे हैं। सब इसको पेपर लीक का मुद्दा बना दिया है सबने, सिर्फ पेपर लीक पे बहस हो रही। असल में अभ्यर्थी भ्रष्टाचार का खेल है और ये नॉर्मलाइजेशन को पिछले दरवाजे से जो है इम्प्लीमेंट करने की कोशिश आप बता रहे हैं कि प्रदेश सरकार की दिख रही है। एक छोटा सा ब्रेक लूंगी मैं अनुपम जी, उसके बाद जब लौटेंगे तो कुछ और सवाल बने हुए हैं कि छात्रों के साथ ये नाइंसाफी और अगर भ्रष्टाचार का खेल है तो फिर इस खेल में छात्रों का जो आंदोलन है इस वक्त
पटना में वो कितना मजबूत, कितना एकजुट दिख रहा है, क्योंकि कुछ तस्वीरें ऐसी भी आई हैं कि प्रशांत किशोर छात्रों का प्रतिनिधित्व करते नजर आ रहे हैं, कभी पप्पू यादव करते दिख रहे हैं, कभी तेजस्वी यादव करते दिख रहे हैं। तो क्या छात्रों का आंदोलन एकजुट है या फिर इसमें अब सियासत जो है वो घुस गई है? एक छोटा सा ब्रेक के बाद लौटते हैं। फिर से स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चर्चा द ट्रुथ। अनुपम हमारे साथ लगातार जुड़े हुए। अनुपम की एक बार फिर से मैं परिचय करा दूं अपने दर्शकों से। वो युवा हल्ला बोल एक अभियान बिहार की धरती से चलाया उन्होंने, जिसे काफ़ी सफलता भी मिली। और चाहे युवाओं के भविष्य की, रोजगार की बात हो या फिर अलग अलग जगहों पर, अलग अलग राज्यों में जो पेपर लीक हुए हैं उस पर लगातार युवा हल्ला बोल युवाओं की आवाज़ बनता रहा है। अनुपम जी, बिहार में जो तस्वीरें आ रही हैं, प्रशांत किशोर मोर्चा खोले हुए हैं नीतीश सरकार के खिलाफ, और जिस दिन छात्रों पर बर्बरता हुई, लाठियां बरसाई गई और सर्द रात में पानी की बौछारें छोड़ी गई, उस दिन वो प्रतिनिधित्व करते देखे गए। लेकिन ये भी विवाद है, इस पर मैं एक आपसे छोटी सी टिप्पणी जरूर समझना चाहूंगी, कांग्रेस का रुख समझना चाहूंगी। एक युवा नेता होने के नाते भी आप अपना रुख रख सकते हैं कि आपका व्यक्तिगत तौर पर एक छात्र नेता होने के नाते क्या, या यूथ लीडर होने के नाते आपका क्या रुख है? प्रशांत किशोर की भूमिका पर जो सवाल उठ रहे हैं उस पर क्या कहेंगे? मैं बहुत ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता असल में उनकी भूमिका को लेकर। पटना में एक आंदोलन चल रहा है, बिहार के एक बहुत गंभीर विषय को लेकर चल रहा है, और जितने भी राजनीतिक लोग हैं वो इसमें अपनी अपने तरफ से जो कर सकते हैं वो करने की कोशिश कर रहे हैं। आपने पूछा क्या आंदोलन में सियासत घुस गई है? देखिए, आंदोलनों में सियासत हमेशा होती है जी। राजनीति से डिस्कनेक्टेड कुछ भी नहीं होता है, और मैं उन लोगों में नहीं हूं जो ये मानता है कि नहीं, आंदोलन में पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। आंदोलन खुद एक पॉलिटिक्स है। आंदोलन में मान लीजिए आंदोलन में कोई भी पार्टी का कोई भी नेता नहीं होता, तो क्या आंदोलन राजनीति नहीं है? राजनीति को हमने इतना एक अपवित्र शब्द बना दिया है कि मान लिया कि जहां राजनीति हो रही है वहां कुछ गलत हो रहा है। तो आंदोलन करना, सरकार से लड़ना, अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना, ये राजनीति है, और आंदोलनों में राजनीति होती है, और अच्छी बात है, राजनीति होनी चाहिए। और जो राजनीतिक दल है उनको भी अपने अपने तरफ से आंदोलनों का समर्थन करना चाहिए। जो काम नहीं करना चाहिए राजनीतिक दलों को वो मैं बता देता हूँ। देखिए, राजनीतिक दलों को किसी आंदोलन को पूरी तरह से क्लेम करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। ये नहीं कहना चाहिए कि भाई ये तो छात्रों का आंदोलन नहीं है तो हम कर रहे हैं। और ये एक महीन लाइन है जिसको समझना चाहिए। सॉलिडेरिटी रखना, सपोर्ट करना अलग चीज होता है, और उसको बिल्कुल अपना कैंपेन बना देना ये अलग चीज होता है। ये एक तरह की बेईमानी है जो प्रशांत किशोर क्या हाईजैक कर रहे हैं छात्रों? ऐसे हाईजैक होता नहीं है। अब वो क्या कर रहे हैं वो तो वही जाने, ये तो उनसे पूछने से समझ में आएगा। लेकिन जो दिख रहा है उससे मैं बता रहा हूँ कि देखिए, और कम से कम इन आंदोलनों में सक्रियता के मामले में तो कम से कम, भले उनकी उम्र मुझसे ज्यादा होगी, लेकिन इन आंदोलनों में सक्रियता के मामले में तो उनसे ज्यादा अनुभव मेरा है। मैं इन आंदोलनों को, इसके डायनेमिक्स को, इसके इंटरनल टेंशंस को, मुझे लगता है कि पार्टियों के नेताओं से बेहतर समझता हूं। इन्हीं आंदोलनों से मैं निकला हूं। तो ये देखिए, होमोजेनस लॉट नहीं होता है आंदोलन में। हर तरह के वॉइसेस होते हैं, हर तरह के इंडिविजुअल्स होते हैं, हर तरह के छात्र हैं जिनके अपने पर्सनल लाइक्स डिसलाइक्स हैं, और एक इशू है जिसको पॉलिटिकल पार्टीज, ऑपोजिशन की पार्टीज अपनी राजनीति के लिए, मतलब जो उनको सूट कर रहा है, अगर नीतीश कुमार पे हमला करना, उसके लिए इस्तेमाल करते हैं। ये तो एक नॉर्मल कोर्स में ऐसा होता ही है। लेकिन अभी उस आंदोलन में जो उस दिन हुआ है, उस दिन मुझे लगा कि प्रशांत किशोर बिल्कुल मार्च लेकर निकल गए थे। तो मार्च लेकर निकले, पूरे देश ने देखा है, बिहार ने देखा है कि उस दिन क्या हुआ है। इस पर टीका टिप्पणी करके मुझे लगता है कि एक और काम आंदोलन के समर्थक लोगों को करना चाहिए कि उनको अपना फोकस आंदोलन और उसके इश्यू से बहुत ज्यादा इधर उधर नहीं ले जाना चाहिए। तो हम लोगों को भी अपनी चर्चा में आंदोलन का मुद्दा क्या है, आंदोलन पे फोकस रखना चाहिए। आंदोलन में कई ऐसे एलिमेंट्स आएंगे जाएंगे, और देखिए, जो लोग कभी भी किसी भी आंदोलन को अगर कोशिश करेंगे भी हाईजैक करने की, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कोई हाईजैक कर रहा है, अगर कोई कोशिश करेगा भी, तो देखिए, ट्रस्ट का मामला होता है। आप पे बार बार थोड़े ना लोग भरोसा करेंगे। अरे भाई, मैंने पिछले इतने सालों में न जाने कितने आंदोलनों को हमारी टीम ने दिशा दी है, कितने आंदोलनों को अंजाम तक पहुंचाया है। जिस आंदोलन में होते हैं, स्वतः ढंग से जो अभ्यर्थी होते हैं, युवा होते हैं, वो विश्वास करते हैं, तभी तो कर पाते हैं ना। अब वो विश्वास खत्म हो जाएगा तो फिर तो एक आंदोलन ठीक है, एक आंदोलन में आप कर दीजिए जितना शोर कराना है अपने नाम का, अगले आंदोलन में लोग एंटर नहीं करने देंगे। तो
ये ट्रस्ट का भी मामला होता है, इसीलिए इस पे बहुत ज्यादा चिंतित होने की भी जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा फोकस करने की भी जरूरत नहीं है। इंपॉर्टेंट है कि इशू क्या है, इंपॉर्टेंट है कि क्या वो इशू हाईलाइट हो रहा है, सारे ओपोजिशन पार्टीज उस पर बोल रही हैं, बयान दे रही है। आज भी विपक्ष की बिहार की सभी पार्टियों ने मार्च निकाला था, महागठबंधन की पार्टियों ने, कांग्रेस ने, माले ने, आरजेडी के विधायकों ने, सब राजभवन मार्च जा रहे थे। अलग अलग कई समूह हैं जो प्रदर्शन कर रहे हैं, सब अपने अपने तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि बीपीएससी अभ्यर्थियों की जो मांग है उसका सरकार पर दबाव बने, ये कोशिश होती रहनी चाहिए। आंदोलन में जो छात्र हैं उनको भी ये ध्यान रखना चाहिए कि हम अपने आंदोलन में पार्टियों को हिस्सेदार बनाए, पार्टियों के कैंपेन का हिस्सा ना बन जाए, बस इतना ख्याल रखना होता है जी। इतना सा ख्याल रखेंगे तो फिर आंदोलन सफल जी। लेकिन मैं समझना चाहती हूँ कि सरकार का जो रवैया लगातार बना हुआ है आंदोलनरत छात्रों के प्रति, और खास करके इस लाठीचार्ज और वाटर कैनन के इस्तेमाल के बाद, आपको क्या नीतीश सरकार से इस तरह के रवैये की अपेक्षा थी? छात्रों पर इस तरह से बर्बरतापूर्ण रवैया अपनाते हुए नीतीश सरकार दिखी है? नहीं, देखिए उनका ट्रैक रिकॉर्ड तो यही है नेहा जी। अगर मतलब ये इसमें कुछ भी आश्चर्यचकित करने जैसा नहीं है। पटना में कोई भी जब अन्याय के खिलाफ कोई भी समूह प्रदर्शन करता है, वो चाहे बीपीएससी अभ्यर्थियों का समूह हो, चाहे शिक्षक अभ्यर्थी हो, चाहे आंगनबाड़ी वर्कर्स हो, चाहे कोई भी हो, कोई भी जब पटना में प्रदर्शन करता है तो एक क्लियर, एक अनरिटन रूल सा बन गया है कि आप पहुंच जाएंगे डाक बंगला चौराहा, अगर उसके आगे अगर जाने की कोशिश करेंगे तो एक पॉइंट है जहां पे कि आपको लाठी खाना ही है, मतलब कोई उपाय ही नहीं है। आप चाहे कितना भी शांत रहें, कितने भी शांतिपूर्ण ढंग से करें, कितने भी ऑर्डरली ढंग से करें, कितना भी लोगों को परेशान ना करें, कुछ भी हो, मतलब ये बिल्कुल डिफॉल्ट मोड है इस सरकार का, ये इनको लाठी चला देना है, पुलिस इनके हाथ में है, पुलिस से लाठी चार्ज करवा देना है, नॉर्मल बात हो गई इनके लिए। तो देयर इज नथिंग टू बी सरप्राइज्ड अबाउट आज जो इस बार जो हुआ है उसको लेकर। लेकिन मुझे लगता है कि इससे कोई आंदोलन दब नहीं जाता है लाठीचार्ज से, कई बार तो इससे ही आंदोलन उठ जाता है। इस मामले में भी जो लाठीचार्ज हुआ है, इसके बाद ज्यादा लोग बोलने लगे हैं इस विषय पर, ज्यादा लोग सरकार से सवाल करने लगे हैं, और सरकार के चीफ सेक्रेटरी और सरकार के अलग अलग जो अधिकारी हैं वो अब संवाद भी कर रहे हैं अभ्यर्थियों से। देखते हैं अगले कुछ दिनों में क्या होता है। बिल्कुल, लेकिन अगले कुछ दिनों में, लेकिन नीतीश कुमार की जो लगातार चुप्पी बनी हुई है, इस चुप्पी के पीछे क्या कहानी आप देख रहे हैं? क्या छात्रों को ज्यादा प्रमुखता नहीं मिल रही है, या फिर जो है उनका वोट इतनी अहमियत नहीं रखता है सीएम नीतीश के लिए? क्योंकि विधानसभा चुनाव का साल जो है अब इसमें प्रवेश कर रहे हैं, और ऐसे में सीएम की चुप्पी इतने बड़े जो है छात्र आंदोलन के बीच ये गले से नीचे उतर रही है क्या? देखिए, चुप्पी तो उनकी कई कारणों से हो सकती है। उनकी चुप्पी के कारण बीजेपी भी परेशान है आजकल, आपने ध्यान दिया होगा अगर तो नीतीश जी जब चुप हो जाते हैं तो गठबंधन में तनाव आ जाता है। बोलते रहते हैं तो सब खुश रहते हैं, चाहे कुछ भी बोले, वो बोलते रहते हैं, हाथ हिलाते रहते हैं, आशीर्वाद लेते रहते हैं, तो सब खुश रहते हैं। जैसे ही वो चुप हो जाते हैं तो आप देखिए पूरी मीडिया जो है वो यही खबर ही चला रही है कि किस दिन नीतीश जी फिर से पलट जाएंगे। तो उनकी चुप्पी से जितना आंदोलन के अभ्यर्थियों को तनाव है, उससे ज्यादा भाजपा को तनाव है आजकल कि चुप क्यों है, कुछ बोल क्यों नहीं रहे। तो नीतीश जी का ये तरीका है चुप रहने का, इसमें वो चुप ही रहे, चुपचाप अपना काम करा दे, हम उनके बोलने ना बोलने से क्या फर्क पड़ता है। वो चुपचाप अपने अधिकारियों से जो है री एग्जामिनेशन की घोषणा करवा दे बीपीएससी परीक्षा की, खुश हो जाएंगे सारे अभ्यर्थी। बाकी वो बीजेपी को जितना घुमाना है चुप रह के, जितना बार्गेन करना है अगले चुनाव के लिए चुप रह के, वो सब करते रहे, वो अलग पॉलिटिक्स है उनकी। जी। एक छोटा सा ब्रेक और लूंगी मैं अनुपम जी, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं और उसके बाद लौटते हैं। तो कुछ और सवाल हैं, और सवाल ये भी है कि जिस भ्रष्टाचार की बात हो रही है इसके पीछे कौन सी आखिर ऐसी ताकतें हैं? इससे पहले भी बिहार में ही पेपर लीक के गिरोह के जो प्रमुख चेहरे हैं उसके मौजूद होने की उपस्थिति की बात सामने आई थी। तो बिहार में आखिर ऐसे जो एक ऑर्गेनाइज्ड गैंग है, इसको संरक्षण किसका मिल रहा है, इसको भी थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद लौटते हैं। फिर से स्वागत है, आप देख रहे हैं चर्चा द ट्रूथ। हमारे साथ अनुपम लगातार जुड़े हुए हैं। अनुपम जी, बिहार एक ऐसी धरती की पेपर लीक जब भी होता है, और इससे पहले मैं नीट में जिस तरीके से पेपर लीक की बात हुई थी और बहुत बड़ा मसला निकलकर सामने आया था, तब भी बिहार का नाम आया था। मैं आपसे समझना चाहती हूँ, अगर ये भ्रष्टाचार हो रहा है और युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, उनको नौकरी सीधे सीधे पारदर्शी तरीके से नहीं देना चाहती है सरकार, किसका संरक्षण मिल रहा है? बिना संरक्षण के क्या ये संभव है?
ये संभव ही नहीं है नेहा जी। मैं तो कई सालों से ये बात कह रहा हूँ। देखिए, मेरा मानना है कि इस देश में कभी भी दंगे और पेपर लीक बिना सुनियोजित योजनाबद्ध ढंग से काम किए होते ही नहीं जी। ये कोई भी कहेगा कि ये दंगा अपने आप हो गया और इसके पीछे कोई योजना नहीं थी, कोई इसको शह नहीं दे रहा था, और या फिर कोई कहेगा कि नहीं ये पेपर लीक गलती से हो गया, इसके पीछे कोई ऑर्गेनाइज्ड फोर्स काम नहीं कर रही है, उसको मैं मान ही नहीं सकता। असल में दंगे और पेपर लीक बिना प्लानिंग के होते ही नहीं। और प्लानिंग कौन करता है? देखिए, इसके पीछे पूरा एक ब्लैक इकोनॉमी इन्वॉल्व है। जब भी पेपर लीक होता है तो उसके पीछे सैकड़ों करोड़ों का एक पूरा जो है ब्लैक इकोनॉमी, काला धन, भ्रष्टाचार सब इन्वॉल्व है। वो पैसा कहाँ जाता है? वो पैसा उनके पास जाता है जो सत्ता में बैठे हुए लोग, जिनको पैसा चाहिए राजनीति करने के लिए। वरना अगर कोई भी ऐसा फोर्स ऑर्गेनाइज क्राइम करेगा जिसकी बेनिफिशियरी सत्ता में बैठे लोग नहीं होंगे तो कर ही नहीं पाएगा। कोई बहुत कठिन काम थोड़े है पेपर लीक रोकना, या कठिन काम थोड़े ना है कि जिसने पेपर लीक किया उसको सजा दिला देना जी। आप देखिए कि जब हमारे जैसे लोग आवाज उठाते हैं, हमारे लोग जब आंदोलन करते हैं, उसके बाद जब मीडिया में चर्चा होती है और जब दबाव बन जाता है, तो मजबूरी में सरकार जब कोई जांच भी कराती है तो वो जांच सबसे पहले तो किसी बिल्कुल निरीह से कर्मचारी को पकड़ के बता देते हैं कि यही पूरा सरगना था जी। कोई ग्रुप डी का, ग्रुप सी का कर्मचारी पकड़ लेंगे एक दो और कह देंगे कि ये सरगना पेपर लीक करवा रहा था, बहुत बड़ा माफिया चला रहा था, और केस को क्लोज कर देंगे। ज्यादा दबाव अगर हमने बना दिया तब एक लेयर ऊपर मामला जाता है, तब उन दलालों की गिरफ्तारी होती है जो असल में खेल कर रहे होते हैं। लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ है पिछले इतने वर्षों में कि जो सही में असल सरगना है, जिनकी सत्ता के साथ सांठगांठ है, जो पावर में है, जिनके इशारे पे पेपर लीक होता है, वो अरेस्ट हुए हो, जेल गए हो और वो जेल में बंद हो 10 साल से। ऐसा हुआ ही नहीं है कभी। वो तब होगा जब पॉलिटिकल विल होगा, जो लोग पावर में है उनमें। जब तक राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं होगी तब तक इसका समाधान ही नहीं होगा। तो सच्चाई ये है कि पेपर लीक होते रहेंगे। और पेपर लीक हम लोग, देखिए, हमको आपको जितना लगता है पेपर लीक हुआ है, सही मायने में तो उससे कहीं ज्यादा पेपर्स लीक हुए होंगे ना। आप इस बात को समझिए, जितनी बार पेपर लीक हो उतनी बार अगर हमें पता चल जाएगा तो उसी से पेपर लीक बंद हो जाएगा। फिर तो नुकसान हो जाएगा ना पेपर लीक करने वालों का, धंधेबाजों का जी। हो सकता है 10 बार पेपर लीक होता हो, 2 बार ही हमको आपको पता चलता है, उसी पे हम चर्चा कर रहे हैं। 8 बार का पता ही नहीं हम लोगों को जी। तो ये अनुपम जी, ये जो पैटर्न 7 से 8 सालों का जब आप जिक्र करते हैं, तो ये पैटर्न में कोई बदलाव या ये वही पैटर्न है और ये इससे साबित हो रहा है कि जो संरक्षण है ये लगातार मिल रहा है ऐसे सरगनाओं को? बिल्कुल लगातार मिल रहा है, इसमें कोई डाउट ही नहीं। मेरे मन में इस बात को लेकर कोई डाउट नहीं है कि सरकार में बैठे लोगों का संरक्षण मिल रहा है, इसीलिए लगातार पेपर लीक की घटनाएं हो रही जी। तो क्या अब जो ये जो छात्रों का आंदोलन है, और एक जानकारी निकल कर आई है कि जो बापू परीक्षा भवन की रद्द की गई परीक्षा थी वो 4 जनवरी को ये आयोजित की जाएगी। तो इस सूचना से, इस जानकारी से तो ये अभी प्रतीत हो रहा है कि जो छात्रों की मांग है इस पर आयोग बिल्कुल भी विचार नहीं कर रहा है। और इसके उलट अगर मैं सीएम नीतीश की बात करूं तो आपने कहा कि वो वैसे ही चुप हैं, वो वैसे ही अपनी गतिविधियां जो है बहुत ज़्यादा अभी रिजर्व रखे हैं, किसी को पता नहीं चल रहा है। मीडिया भी स्पेकुलेशन कर रही है, विरोधी भी जो है उनकी चुप्पी के मायने निकाल रहे हैं। तो ऐसे में छात्र क्या बिल्कुल ही उनके सामने कोई समाधान या फिर कोई ऐसा गंतव्य नहीं है जहां पर उनकी मांग पर कोई ध्यान दे? देखिए, उपाय तो एकमात्र है आंदोलन की, और छात्र आंदोलन कर रहे हैं। उनको ये समझने की जरूरत है कि ऐसे में जो डिप्टी सीएम है प्रदेश के या फिर जो शिक्षा मंत्री हैं, उनसे तो अपेक्षा की ही जा सकती है अगर मुख्यमंत्री खामोश है। नहीं, अपेक्षा तो करनी ही चाहिए। देखिए, बिहार में हम लोगों की जो पूरी चर्चा है वो बहुत ज्यादा मुख्यमंत्री पे केंद्रित हो गई है। हम ये भूल गए हैं कि बिहार में एक सो कॉल्ड डबल इंजन की सरकार है, जिसको ये लोग खुद डबल इंजन कहते हैं। मतलब मोदी जी और नीतीश जी के आशीर्वाद से ये सरकार चल रही है। बिहार में कुछ भी हो रहा है तो सिर्फ नीतीश जी की मर्जी से नहीं हो रहा है, कम से कम अब वो नरेंद्र मोदी जी की मर्जी से भी हो रहा है। ये डबल इंजन की जो सरकार है ये युवाओं के सपनों को कुचल रही है। ये इंजन फेल हो चुकी है पूरी तरह से। ये देश के
का भविष्य जो है उसको अंधकार में डाल रही है ये डबल इंजन। तो नीतीश जी चुप है, सारा फोकस हम यही पे अगर केंद्रित कर दें तो ये भी बेईमानी होगी। भाजपा क्या कर रही है, मोदी जी क्या कर रहे हैं, उनकी जिम्मेदारी नहीं है क्या? सिर्फ जब सरकार कोई अच्छा काम करे अगर तब क्रेडिट लेना है कि ये हमारी भाजपा की एनडीए की सरकार ने किया है। गड़बड़ हो तो उस समय आप हस्तक्षेप नहीं करेंगे। आप हस्तक्षेप नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब आप भी उतने ही कल्प्रिट हैं जितने नीतीश कुमार हैं। सिर्फ नीतीश कुमार कल्प्रिट नहीं है, मोदी जी, नीतीश जी, भाजपा, जेडीयू, ये सब कल्प्रिट हैं जी। क्योंकि ये चुनावी वर्ष है अनुपम जी, तो जाहिर तौर पर विपक्ष इस मुद्दे को जो है काफ़ी प्रमुखता दे रहा है और काफ़ी उसकी जो है गंभीरता भी दिख रही है। मैं समझना चाहती हूँ कि अगर मैं युवाओं के रोजगार की बात करूँ तो नीतीश सरकार 20 साल हो गए हैं लगातार वो पद पर बने हुए हैं। छात्रों में क्या किसी तरह की जागरूकता आप देख पा रहे हैं कि वो अपने अधिकारों के लिए इस बार शायद अपने घरों से ज़्यादा निकलें और मतदान करें? इतनी जागरूकता, क्योंकि आपने अभियान चलाया, बिहार के छात्रों के जागरूकता को लेकर आपकी क्या टिप्पणी? नहीं, आप जानते हैं नेहा जी, मैंने तो पिछले 5-6 साल से यही काम ही किया मुख्य रूप से कि बिहार ही नहीं, बिहार के अलावा भी कम से कम उत्तर भारत और सेंट्रल इंडिया के कई हिंदी पट्टी के राज्यों में युवाओं में, नागरिकों में जागरूकता हो राजनीति को लेकर, अपने राजनीतिक फैसलों को लेकर। और मुझे लगता है कि पहले की तुलना में तो वो बेहतर हुआ ही, उसमें हम कोई पीछे नहीं गए हैं। आज से 3 साल, 4 साल, 5 साल पहले जो स्थिति थी, आज जो स्थिति है उसमें काफी बदलाव। बिहार में तो और ज्यादा बदलाव है। बिहार में आप देख रहे हैं, उसका नतीजा भी देख रहे हैं, ये जो संघर्ष चल रहा है सड़क पे, अगर गर्दनीबाग में प्रोटेस्ट चल रहा है, उस जागरूकता का ही परिचायक है। मुझे लगता है कि अगर सरकार संवाद की बजाय संवेदनहीनता को चुनती है इस आंदोलन से डील करने में, तो जो आने वाले समय में चुनाव है, उन चुनाव में इनको जरूर ये भारी पड़ जाएगा। और अब क्योंकि मैं खुद पार्टी में हूं, मैं तो सुनिश्चित करूंगा कि ये मुद्दा जो है वो गंभीरता से चुनावी विमर्श का हिस्सा रहे और इस पर उन लोगों को जवाब देना पड़े और उनको कम से कम सत्ता से बेदखल किया जाए जिन्होंने युवाओं के, छात्रों के सपनों के साथ खिलवाड़ किया। जी अनुपम जी, लेकिन आपने खुद कहा कि कई वर्षों से जो है छात्रों की जब भी इस तरह से रोजगार की बात आती है, नौकरियों की बात आती है, तो उनको अगर वो आंदोलन कर रहे हैं और सवाल उठाते हैं कि समय पर क्यों नहीं परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है या फिर नतीजों की घोषणा की जा रही है, तो उन पर लाठियां बरसाई जाती हैं। लेकिन जब मैं लोकसभा चुनाव के नतीजों को देखती हूँ तो जदयू को अप्रत्याशित जीत हासिल हो जाती है। इसलिए मेरा प्रश्न है कि युवाओं की जागरूकता जब बात मतदान के समय की आती है, तो क्या अभी भी जातिगत जो वहां पर राजनीति है बिहार की, वही हावी नजर आती है युवाओं के भी भीतर? नहीं, देखिए ये तो एक अनफॉर्चुनेट ट्रूथ है ही हमारे देश की पॉलिटिक्स और सोसाइटी का, कि जाति बहुत ज्यादा हावी है राजनीतिक फैसलों में, राजनीति में। और सिर्फ जाति नहीं, धर्म भी बहुत ज्यादा हावी है। हमारी कोशिश तो लगातार ये रही है कि बिहार के नागरिक, बिहार के युवा जो है वो फैसले जाति धर्म से ऊपर उठ कर ले। ये चुनौती लगातार बनी रहेगी। और जो आपका एक प्रश्न है कि लोकसभा चुनाव में भी नीतीश जी के कई कैंडिडेट्स जीते, तो देखिए मेरा मानना है कि ये सिर्फ युवा वोटर्स जिम्मेदार नहीं है, इसके लिए हम जैसे लोग भी जिम्मेदार हैं, विपक्ष की पार्टियां भी जिम्मेदार हैं, जिन्होंने युवाओं के असंतोष, आक्रोश को सही माध्यम नहीं दिया, शायद, या फिर उनके मन में हमारे अपने विजन के प्रति हमने उतना उम्मीद नहीं जगाया या जगा नहीं पाए शायद। तो इसको हमें अपनी विफलता भी साथ साथ मानना चाहिए। हम क्यों ना माने कि हम क्यों कहते रहे कि नहीं, नागरिक ही जो है वो बेवकूफ हैं, वो लड़ते हैं और फिर वोट जाके किसी और को दे आते हैं। हमें भी और काम करने की जरूरत है। मुझे लगता है हम लोग और बेहतर ढंग से काम करेंगे और उम्मीद की जागृति करेंगे। विपक्ष की पार्टियों के बतौर में कह रहा हूँ ये बात। अगर हम वो काम करते हैं तो मुझे लगता है कि नीतीश जी या मोदी जी जैसे नेताओं के प्रचार से तो कम से कम कोई नहीं जीत पाएगा, अगर हम कम से कम अपना काम बेहतर ढंग से करते हैं। जी बिल्कुल। एक छोटा सा ब्रेक किसी के साथ और लेती हूँ और ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। दर्शकों से अनुरोध कि लगातार जुड़े रहिए जस्ट टीवी पर। ब्रेक के बाद लौटेंगे। ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है, आप देख रहे हैं चर्चा द ट्रूथ। अनुपम हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अनुपम जी, क्योंकि विधानसभा चुनाव का वर्ष है तो मैं ये भी समझना चाहती हूँ कि बिहार में गठबंधन तेजस्वी यादव से जो अपेक्षा रही लोकसभा चुनाव में, वो उतना कमाल नहीं कर पाए।
बीच में कई बार कुछ मुद्दे ऐसे भी आए जिससे कि गठबंधन के दल में जो है खटपट या फिर मतभेद की भी बात सामने आई है। खुद लालू यादव ने राहुल गांधी के नेतृत्व से परे ममता बनर्जी की लीडरशिप की बात कही थी। इस पर आप क्या कहेंगे? बिहार में गठबंधन में सब कुछ ठीक? नहीं, मुझे लगता है ठीक है। देखिए, ये जो बिहार में गठबंधन है उसके पीछे का एक बड़ा कारण ये है कि ये गठबंधन एक विचार के आधार पर बना है। वो विचार ये है कि आज के समय में दो तरह की ताकतें हैं हमारे देश में। एक है जो सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश कर रही है, देश को, समाज को बांटने की कोशिश कर रही है, और उसका नेतृत्व आज के समय में नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और उसके विपरीत जो दूसरी ताकत, जिसमें मुझे लगता है कि एक नैतिक बल, और जिससे आकर्षित होकर मैंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन किया, जो दूसरी ताकत है वो इस देश के हर वर्ग को साथ लेकर चलने वाली ताकत है, इस देश को जोड़ने की बात करने वाली ताकत है, इस देश को बनाने वाली ताकत। तो जब डिवीजन बहुत क्लियर होना, डिवीजन तो दो ही है ना, पार्टियां भले सैकड़ों हो हमारे देश में, लेकिन असल संघर्ष दो तरह की ताकतों के बीच में। तो ऐसे में कई बार देखिए होता है, पार्टी के अंदर भी, एक पार्टी के अंदर भी कई बार मनमुटाव हो सकता है, दो नेताओं के बीच में, दो समूहों के बीच में, वो तो होता रहेगा ना। अब हम कहेंगे कि सब चीज बिल्कुल स्मूथ मशीन की तरह चले, मशीन तो हम है नहीं ना, जीते जागते लोग हैं, अलग अलग महत्वाकांक्षाएं होंगी, अलग अलग आकांक्षाएं होंगी, अलग अलग तरह के का प्रेशर होगा एक दूसरे के ऊपर। ये तो नेचुरल है, बिल्कुल पॉलिटिकल प्रोसेस में ऐसा होना नेचुरल। इसका मतलब हम जीवंत है, ये सब नहीं हो रहा है इसका मतलब हमारे अंदर कुछ है ही नहीं, अमृत हो चुके हैं पूरी तरह से। तो हम जीवंत हैं, तो तनाव भी होगा, अपनी अपनी बात भी कही जाएगी। कई बार मीडिया को, आपको लगेगा कि इन दोनों की बात अलग अलग है, इसका मतलब अलग अलग ट्रैक है, तो इस तरह की चीजें होती रहेंगी। लेकिन मुझे लगता है कि गठबंधन जो है बिहार का या देश का, उस पर इसका बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। मैं जहां तक अपनी पार्टी की बात करूं, मुझे लगता है कि ये जो मुद्दे हैं, जो विषय हैं जिस पर आप बात कर रहे हैं, इन मुद्दों पर अगर इस देश को कोई राह सही में दिखा सकता है कन्विक्शन के साथ, वो कांग्रेस पार्टी का कारण है। मैं बता रहा हूं क्यों। आप देखिए, पिछले कई चुनावों में पूरा जो चुनावी कैंपेन आप देख लीजिए, लोकसभा चुनाव में देखिए, जिस पार्टी ने अग्निपथ को रद्द करने की सबसे मजबूती से सबसे पहले बात की कि हम आएंगे तो स्क्रैप कर देंगे, कोई समझौता नहीं, जिस पार्टी ने कहा कि हम एमएसपी की गारंटी देंगे, मैं इसलिए एमएसपी की बात कर रहा हूं क्योंकि आजीविका से संबंधित है, रोजगार से संबंधित, या रोजगार के कॉन्टेक्स्ट में मैं कह रहा हूं, जिस पार्टी ने ये कहा कि हम भर्ती भरोसा देंगे, वो भरोसा जिसकी बात युवा हल्ला बोल करता था, आपने देखा है, उसकी बात कांग्रेस पार्टी कर रही है। जिस पार्टी ने ये कहा कि हम पेपर लीक से मुक्ति देंगे और उसका पूरा खाका देंगे, मेरे जैसा आदमी जब किसी समूह के साथ है, तो आप समझ रहे हैं कि हमने इस पर काम किया हुआ है ना, हमें पता है ना कि समाधान क्या है। हम उस समाधान की दिशा में ले जाएंगे इस देश को, और उस समाधान का जो नेतृत्व है वो कांग्रेस पार्टी ही करेगी। वो चाहे बिहार हो, चाहे देश हो, इस देश को सही राह पे ले जाने का काम आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी करेगी। क्योंकि एक और बात, मैं आखिरी बात आपके इस प्रश्न के जवाब में नेहा जी कहना चाहता हूं। देखिए, हमारे देश में हर तरह की पार्टियां हैं, और एक राजनीति की एक विडंबना ये है कि राजनीति आइडेंटिटी के नाम पे ही होती है ज्यादातर। मतलब कोई पार्टी, कोई जाटों की पार्टी है, कोई दलितों की पार्टी है, कोई मुसलमान की पार्टी है, कोई हिंदुओं की पार्टी है, कोई यादवों की पार्टी है, कोई कुर्मी की पार्टी है। देख रहे हैं ना, हमारे देश में बन गया है ऐसा। आप देखिए, इस देश की एकमात्र पार्टी जिसको दलितों का वोट भी चाहिए, ब्राह्मणों का वोट भी चाहिए, मुसलमानों का भी चाहिए, हिंदुओं का भी चाहिए, अगड़ों का भी चाहिए, पिछड़ों का भी चाहिए, कांग्रेस के कैरेक्टर में है कि वो समाज को बांट ही नहीं सकती। जब जब समाज बटेगा, राजनीतिक रूप से सबसे ज्यादा नुकसान कांग्रेस पार्टी का होगा। ये आपने पिछले 20-30 साल में देखा भी होगा। जब जब हिंदू मुसलमान होगा, तो अलग अलग तरह के समूह इसमें फायदा ले सकते हैं। भाजपा जैसी पार्टी को भी फायदा मिल सकता है, और एमआईएम जैसी पार्टी को भी फायदा मिल सकता है। कांग्रेस को नुकसान हो जाएगा। जब जब देश में जातिगत तनाव होगा, बैकवर्ड फॉरवर्ड के नाम पे टेंशन होगा, कांग्रेस पार्टी को नुकसान हो जाएगा। जब जब इस देश में ब्राह्मणों और दलितों के बीच में तनाव होगा, कांग्रेस पार्टी को नुकसान हो जाएगा। तो कांग्रेस पार्टी का कैरेक्टर ही ऐसा है कि उसको इस देश को साथ लेकर चलने में ही कांग्रेस भी बच सकती है, और यह देश भी बच सकता है। इसीलिए मेरा मान, इस देश का फ्यूचर अगर है कहीं किसी पार्टी के हाथ में, तो वो कांग्रेस की सफलता में ही है।
अगर कांग्रेस की बजाय कोई दूसरी पार्टी बड़े पैमाने पर सफल होती है, तो आज के समय में कोई पार्टी दिखती ही नहीं है जो देश के स्तर पे अगर सफल हो जाए तो समाज को बांटे ना। सब बांट कर ही राजनीति कर रहे हैं। हम उस बंटवारे को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, हम भारत को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। जी, भारत को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बिहार में जब विधानसभा चुनाव होंगे तो कांग्रेस की ये कोशिश बिहार में कितनी प्रभावी देखने की आप उम्मीद लगा पा रहे हैं? क्योंकि बिहार की राजनीति कैसी है ये आप भली भांति परिचित हैं। बिहार में जाति आधारित राजनीति का ही जो है बोलबाला रहा है और इस बार विधानसभा चुनाव भी जो है इससे अछूते नहीं रहेंगे। लोकसभा चुनाव के नतीजे जो है हमारे सामने पहले से ही मौजूद हैं। कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि देखिए जाति आधारित राजनीति अगले चुनाव में बंद हो जाएगी एकाएक। ऐसे में कांग्रेस की जो उम्मीदें हैं वो कितनी उम्मीदें? मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए जाति हमारे समाज की सच्चाई, उसको हमें एक्नॉलेज करना पड़ेगा। और इस देश में जाति के नाम पे भेदभाव भी होते रहे हैं, तो जाति के नाम पे न्याय भी करना पड़ेगा। इस देश में जाति के नाम पे लोगों को प्रिविलेज और लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, तो हम ये नहीं कह सकते कि जाति एग्जिस्ट ही नहीं करती है, हम जाति की बात ही नहीं करेंगे। अगर आप समाज की बात कर रहे हैं तो जाति की बात आपको करनी पड़ेगी। मैं कह रहा हूं कि जाति के नाम पे विभाजन, तनाव, बंटवारा, समाज में किसी भी तरह का वैमनस्य अगर ऐसा होता है तो कांग्रेस पार्टी का नुकसान होता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जाति की बात ही नहीं होगी, जाति की बात होगी। क्यों नहीं होगी जाति की? जब भेदभाव ही जाति के नाम पे हो रहा है जी, तो जाति की बात हम नहीं करके एक तरह का न्याय कर रहे होंगे। तो मेरा मानना है कि जाति की बात होगी, लेकिन जाति के नाम पे भेदभाव बंद करना बहुत जरूरी है। जाति के नाम पे नफरत फैलाना बहुत कम करने इस संदेश को बिहार में कांग्रेस कितनी मजबूती के साथ पहुंचाने की कोशिश कर रही है या फिर पहुंचा पा रही है? क्योंकि कांग्रेस लगातार जातिगत जनगणना की बात कर रही है, इसका प्रभाव जो है हमने देखा भी, जातिगत सर्वे हुआ बिहार की धरती पर। और लेकिन फिर जब लोकसभा के चुनाव आ जाते हैं तो ऐसा लगता है कि इसका कितना प्रभाव जनता के बीच मौजूद है। और अब मैं समझना चाहती हूँ कि जातिगत जनगणना, और इसमें किसी भी जाति के साथ भेदभाव नहीं होगी, ये जातियों के बीच बंटवारा जैसा नहीं है जैसा कि बीजेपी या फिर कांग्रेस विरोधी दलों का ये कहना है, आरोप है। इस बारीक से जो है डिफरेंस को, जो है भिन्नता को, क्या जनता के बीच कांग्रेस पहुंचा पा रही है, अपने संदेश को स्पष्ट कर पा रही है? मुझे लगता है हम अभी भी एकदम आइडियल और परफेक्ट ढंग से जैसे पहुंचाना चाहिए था नहीं पहुंचा पा रहे। मैं तो एक्नॉलेज करता हूँ इस बात को, लेकिन मुझे उम्मीद है कि हम आने वाले समय में पहुंचा पाएंगे। इसलिए उम्मीद है क्योंकि मैं कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व का जो नजरिया है इस विषयों पे उसको जानता हूँ। उसके आधार पे ये कह रहा हूँ कि आने वाले समय में जाति के सवाल पर एक जो फाइन लाइन आपने कहा है उसको समझते हुए कैसे हम समाज को एक साथ एकजुट होकर ले चले आगे और हर तरह के अन्याय, शोषण के खिलाफ आवाज भी उठाएं, समाज को न्याय की दिशा में ले चले। ये आने वाले समय में हर हाल में होगा और कांग्रेस पार्टी इसकी अगुवा बनेगी, ये मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं। और इसमें छात्रों की भूमिका और योगदान कितना महत्वपूर्ण? बिल्कुल महत्वपूर्ण है। देखिए छात्रों की भूमिका नहीं होगी अगर, फिर तो हम कुछ सुधार करते जाएंगे, अगला जनरेशन फिर गड़बड़ होता जाएगा। रियल काम ही युवाओं छात्रों के बीच करना है, असल काम ही उनके बीच करना है। और इसलिए मुझे लगता है कि हम जैसे लोगों की भूमिका भी महत्वपूर्ण हो जाती है, जिनका मूल रूप से जिनका डायरेक्ट इंटरेक्शन छात्रों के साथ, युवाओं के साथ, बेरोजगार नौजवानों के साथ है। तो बिल्कुल आपकी बात से मैं सहमत हूँ। तो चलिए, जब विधानसभा चुनाव का ये जो वर्ष है वो कई मायनों में बिहार की जो दशा और दिशा और भविष्य जो है वो तय करेगा। अनुपम जी, बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी कि आपने समय दिया और चर्चा द ट्रुथ के साथ जुड़े, जस्ट टीवी के मंच पर आया, इसलिए आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। और अब दर्शकों से भी मेरा अनुरोध है कि आपको इस कार्यक्रम से जुड़ी हुई कोई भी बात हम तक पहुंचानी है तो बेझिझक ईमेल भेजिए हमें info@justbroadcasting.com और neha@justbroadcasting.com पर भी। लगातार देखते रहिए जस्ट टीवी पर, जस्ट टीवी, और हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।